नमस्कार। कहानी गोल्ड में आज सुनिए सुपरिचित लेखिका रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी मी टाइम। दोस्तों, रंजना जी साहित्य के अतिरिक्त स्त्री मुक्ति आंदोलनों और जनवादी सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करती रही हैं। तो आइए सुनते हैं इन्हीं की लिखी कहानी। अभीर, यह क्या तरीका है? तुम्हारी मम्मी जब देखो तब किसी न किसी बहाने से कमरे में चली आती हैं। क्या हुआ टिया, तुम इतनी नाराज क्यों हो? आज टिया आपे से बाहर थी। मेरी भी अपनी जिंदगी है, सब कुछ तो कर रही हूं, फिर भी। साफ साफ बताओगी आखिर हुआ क्या है? अभीर का धैर्य अब जवाब देने लगा था। एक दिन की बात होती तो ठीक थी, पर अब तो यह रोज रोज की बात हो गई है। कभी ब्लड प्रेशर चेक कराने, कभी कफ सिरप के ढक्कन खोलने, तो कभी कुछ। आज तो हद ही हो गई। क्या हुआ है, साफ साफ बताओगी या फिर बस पहेलियां ही बुझाती रहोगी? अभीर का धैर्य अब गुस्से में बदलने लगा था। घर का काम निपटा कर बस लेटी ही थी कि तुम्हारी मम्मी क्या लगा रखा है? वो तुम्हारी भी तो कुछ लगती हैं। अभीर ने चिढ़कर कहा। वो तुम्हारी ही मम्मी है। मेरी मम्मी होती तो मेरे मी टाइम एक्सपॉइल करने नहीं आ जाती। क्या वो टीवी के रिमोट की बैटरी भी बदल नहीं सकती? एक दिन की बात होती तो अलग बात थी, पर वो रोज रोज मेरे मी टाइम को बर्बाद करने के लिए तैयार खड़ी रहती हैं। आखिर मेरी भी तो जिंदगी है। टिया की आवाज दूसरे कमरे तक आ रही थी। उम्र के इस पड़ाव पर मंजरी जी को वैसे तो थोड़ा ऊंचा ही सुनाई देता था, पर आज उन्हें सब कुछ साफ साफ सुनाई भी दे रहा था और दिखाई भी। मी टाइम कितना अलग सा शब्द था उनके लिए। कानों के लिए भी शायद अपरिचित ही था। शायद इसलिए जब भी उनकी बहू यह शब्द बोलती, उनके कान आज्ञाकारी बच्चों की तरह खड़े हो जाते। मंजरी जी भी शिक्षित थी। मनोविज्ञान से पोस्ट ग्रेजुएशन किया था उन्होंने, पर आजकल की लड़कियों की तरह शब्दों के शॉर्ट फॉर्म उन्हें नहीं आते थे। आजकल की लड़कियों की तरह उनकी उंगलियां कीबोर्ड और माउस पर नहीं, बेलन और कलछुल पर चलती थीं। शायद इसलिए उनकी पीढ़ी के लिए उनकी शिक्षा का कोई महत्व नहीं था। कितना फर्क था इस पीढ़ी और उनकी पीढ़ी में। पढ़ाई का मतलब नौकरी करना ही नहीं है। वैसे भी हमारा लड़का इतना पढ़ा लिखा है, लड़की तो पढ़ी लिखी होनी ही चाहिए। हमारी दोनों बहुएं भी पढ़ी लिखी हैं, कम से कम अपने बच्चों को तो पढ़ा सकेंगी। यही तो कहा था उनके ससुर ने, और मंजरी जी ने भी उनकी बात को सर माथे लगा लिया था। पर शिक्षित मन को समझा पाना इतना आसान भी नहीं था। एक बार दबे स्वर में उन्होंने अभीर के बाबूजी से कहा भी था, इतनी पढ़ाई की है, उसे यूं जाया तो नहीं होने दे सकती किसी स्कूल में। जरूरत क्या है नौकरी करने की, जब पति ठीक ठाक कमा रहा है तो? अब क्या इतना बुरा वक्त आ गया है कि मैं बीवी के टुकड़ों पर पलूं? जितना कमा रहा हूं उसमें रहना सीखो। दुनिया क्या सोचेगी? लगता है घर के हालात बेहतर नहीं है, इसलिए घर की औरतों को काम करने के लिए बाहर निकलना पड़ रहा है। अभीर के बाबूजी ने कुछ कहने का मौका ही कहाँ दिया था। शब्द गले में अटक कर रह गए। उनकी दुनिया घर की चार दीवारी और अभीर तक ही सीमित रह गई। अपने ही बच्चे का भविष्य न बना सकी तो बाहर के बच्चों का भविष्य बनाकर क्या फायदा? यही तो कहा था अभीर के बाबूजी ने। एक अजीब सा डर उनके मन में बैठ गया था। सच ही तो कहते हैं अभीर के बाबूजी, उनका जो बनना बिगड़ना था वह बन बिगड़ गया। अब तो अभीर पर ही ध्यान देना था। अभीर की शैतानी दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक जगह बैठना तो मानो उसने सीखा ही नहीं था। कोई न कोई शिकायत लेकर आता ही रहता था। अब तो घर वाले भी परेशान हो गए थे। एक दिन बाबूजी ने उसके कानों में हिटते हुए कहा था, सुधर जा वरना तुझे हॉस्टल भेज देंगे। सारी बदमाशी खत्म हो जाएगी, बुद्धि दुरुस्त हो जाएगी तेरी।
हॉस्टल के नाम पर अभीर ही नहीं, मंजरी भी डर गई थी, मानो हॉस्टल ना हो, काले पानी की सजा हो। पर वक्त बदला और वक्त के साथ सोच भी बदली। घर वालों की सोच अचानक से बदल गई थी। पढ़ी लिखी बहू आज भी सबको चाहिए थी, पर अब पढ़े लिखे होने के साथ साथ नौकरी करने वाली हो तो अच्छा रहेगा, क्योंकि बेटे की कमाई से घर कैसे चल सकता है। महंगाई आसमान पर है। एक आदमी की कमाई से कैसे काम चलेगा। बच्चों का भविष्य भी बनाना है। पहले जहां बहुएं इसलिए पढ़ी लिखी लाई जाती थीं कि वह बच्चों को पढ़ा सकें, आज वही पीढ़ी अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए ट्यूशन और कोचिंग भेज रही है। अच्छे भविष्य के लिए उन्हें हॉस्टल भेजा जाने लगा। बच्चे के जीवन की प्रथम पाठशाला माने जाने वाला परिवार अचानक से जागरूक अभिभावक माना जाने लगा। आखिर इतनी पढ़ी लिखी बहू लाने का मतलब क्या रहा। टिया की बात सुन मंजरी का मन दुखी हो गया। कितना अलग था उनका जीवन। 15 लोगों के परिवार में खुद के लिए सोचने का कभी वक्त ही नहीं मिला। चूल्हे चौके से कभी फुर्सत ही नहीं मिली। पीठ सीधी करने के लिए कमरे में जाती भर थी कि कोई ना कोई टपक पड़ता। फिर चाय पानी के दौर में खुद के लिए सोचने जैसी कभी चीज ही नहीं रही। शादी के पहले नाचने गाने का कितना शौक था। उन दिनों शहर में कुकिंग क्लास का सेंटर खुला था। 10 तरह की पनीर की सब्जी और 5 सूखी सब्जी सिखाने का 300 रुपए लेते थे। जा बिटिया, सीख ले, ससुराल में काम आएगा। अम्मा ने मंजरी पर दबाव बनाया था। अम्मा, तुम जो बनाती हो वही सीख लूं बहुत है, ये सब बड़े लोग के चोचले हैं। बिटिया, गुण कभी बेकार नहीं जाता। हमको तो बस वही मटर पनीर, पालक पनीर और मखाना पनीर के सिवाय कुछ भी नहीं आता। सुना है शादी में जो सब्जियां खाने को मिलती हैं वो सब सिखाते हैं। ससुराल वालों के दिल तक पहुंचने का रास्ता पेट से होकर जाता है। सासू माँ का पारा जब गर्म हो तो झट से बढ़िया वाली सब्जी बनाकर खिला देना। मंजरी जी अम्मा को याद कर मुस्कुरा दी। कितनी भोली थी अम्मा। कहाँ जानती थीं कि उस घर में सास नहीं ससुर को खुश रखना जरूरी था। ससुर जी की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता था। सुबह से शाम तक का मेन्यू ससुर जी ही तय करते थे। रोज रोज पनीर, घर में भैंस लगती है क्या? वैसे भी रोज रोज मसालेदार सब्जी सेहत के लिए ठीक नहीं है। हफ्ते में कभी कभी पनीर की सब्जी बनती, सबको पसंद भी आती, पर घर की औरतों की थालियों तक शायद ही पहुंच पाती। उनकी दुनिया रस्से और अचार तक सीमित थी। वे अचार और चटनी में ही अपने स्वाद को ढूंढ लेती। कितनी अलग थी उन दिनों औरतों की दुनिया। सिंधी कढ़ाई, भरवा कढ़ाई, काथा से कढ़े मेजपोश, थालपोश पर्दे, साड़ियों और चादरों में रंगीन धागों की लक्ष्यों से काढ़े गए बेजान कपड़े उनके हाथों की कारीगरी से खिलखिलाने लगती। पर उनका जीवन किसी भी रंगीन लच्छी से, किसी भी कढ़ाई से खुशगवार नहीं हो सका। उन्होंने अपने जीवन में रंग भरने के लिए फिर जोर मारा और अब वह बाजार से 2 रंग वाली लच्छियां लेने लगी। पर उनका यह प्रयास भी विफल रहा। रोज कढ़ाई भी उनके जीवन में खुशियों के फूल नहीं खिला सके। मन में ख्वाहिशों को न पूरा हो पाने का मलाल एक गाढ़ कढ़ाई की तरह रहा। वे जिंदगी भर अपने ही सपनों को कंधों पर खींचती रहीं, पर कोई जंजीरा कढ़ाई उनका सहयोग न कर सकी। पतियों के बगुले से झक सफेद रुमालों के कोर में लटकती क्रोसिए के सफेद धागे और उनके नाम का पहला अक्षर उनके दिलों और जिंदगी में औरतों की वजूद और मौजूदगी को जता नहीं सके। बाएं हाथ की पहली उंगली में तेजी से लपेटे जाते सफेद धागे देखकर लगता मानो वह अपनी जिम्मेदारियों और सपनों को एक साथ लपेट रहे हैं। और वे धागे जब परत दर परत खुलते तो एक नई आकृति, एक नई कलाकृति का रूप ले लेती, जो उनके बेजान कपड़ों की तरह बेजान पड़ी जिंदगियों को संवारने का निरर्थक प्रयास करती। तीनों पाल से धुले झक पेटीकोट के नीचे से झांकती क्रोशिये की लेस उनकी सुघड़ता को दर्शाती, पर उनके जीवन को सहज और संवार नहीं पाती। क्रोशिये की सलाई की नोक
उनके सपनों में छेद करती रही और उनकी इच्छाओं को लहूलुहान। वक्त के साथ उंगलियों में लपेटे गए रुई की तरह सफ़ेद धागे के वजन के पीछे पतली होती उंगलियां उन हाथों के रंगीन सपनों और अरमानों को भी सफ़ेद करते चले गए। हर चेन के साथ बढ़ती नक्काशी लोगों की आंखों में उन कुशल हाथों के लिए प्रशंसा से भर देती, पर हर घना जाल उनके जीवन को पहले से अधिक उलझन से भर देता। पर वह खुश थी, क्योंकि अपनी खुशी को उन्होंने जाना ही कहाँ था। परिवार की खुशी और उनके चेहरे पर पसरा संतुष्टि का भाव उनके खुश रहने के लिए पर्याप्त था। सबसे बड़ी बात, पीहर तक उनकी शिकायतों का पुलिंदा और अम्मा बाबूजी शर्मिंदगी से झुके हुए चेहरों को देखने की ताकत उनमें अब बिल्कुल भी नहीं थी। हर बार जब भी वह पीहर आती, अम्मा पानी परोसने से पहले सबसे पहले एक ही सवाल पूछती, ससुराल में सब ठीक है ना? शायद बेटी से ज़्यादा उन्हें ससुराल की चिंता थी, क्योंकि ससुराल का सुखी और संतुष्ट होना बेटी के सुखी होने की निशानी थी। यह डर वक्त के साथ कम तो ज़रूर हुआ था, पर ख़त्म नहीं हुआ था। पीढ़ियाँ बदलीं पर डर अभी भी कायम था। शायद इसलिए अभीर की शादी के वक्त टिया की माँ ने विदाई के समय उनका हाथ पकड़ते हुए कहा था, टिया नादान है, इसकी गलतियाँ बेटी समझकर माफ़ कीजिएगा, आपकी बेटी की तरह ही है। न जाने मंजरी जी को ऐसा क्यों लगा था, मानो वह पूछना चाहती हूँ, बेटी है ना? कितना फ़र्क था दोनों पीढ़ियों में। मंजरी जी ने कितनी रातें तकिया भिगोकर आंखों में काटी थी। जानती थी विकल्प नहीं थे उनके पास। जिस युग में डोली और अर्थी एक ही दहलीज से उठने की बात कही जाती थी, वहाँ विकल्प के रास्ते स्वतः ही बंद हो जाते थे। कभी कभी लगता घर के दरवाजे भले ही बंद हो, पर मन के कपाट हमेशा खुले होने चाहिए। पर चाहिए और होने में हमेशा फ़र्क रहा है। अम्मा ने हमेशा यही समझाया था, आंसुओं को या तो पी जाना या फिर बहा देना, पर उस खारे पानी के कारणों को कभी जाहिर नहीं करना। यह दर्द उनके अकेले का तो नहीं था। कितनी बार बड़ी भाभी जी तो कभी देवरानी तो कभी कभी सासू जी के चेहरे पर पसरे भी देखा था। सूजी आंखों के नीचे स्याह घेरे रात के फलसफे को बयां कर देती, और हम सब एक दूसरे के दर्द को जानकर भी अनजान बने रहते। एक छत के नीचे सांस लेते थे, एक साथ सुख भी बांट लेते थे, पर दुख। आज टिया को अपने पति से उनकी शिकायत करता देख न जाने क्यों उन्हें अजीब लगा था। हाँ, अपने पति, क्योंकि अभीर उनके बेटे के साथ साथ अब टिया का पति भी था। वो लड़ रही थी खुद के समय के लिए, जिसमें वह खुलकर सांस ले सके, सोच सके अपने बारे में, बुन सके अपने सपनों को, संवार सके खुद को और एक नींद ले सके अपने थके हुए शरीर के साथ। कितना फर्क था उनकी जिंदगियों में। वह 3 लोगों के परिवार में खुद के लिए समय ढूंढ रही थी, और मंजरी 15 लोगों के परिवार में मैं, मेरा, मुझे जैसा शब्द कब का भूल चुकी थी। वक्त के साथ परिवार बिखर गया था। एक थाली में खाना खाने वाले भाई बहन चचेरे हो गए थे। जेठानी देवरानी पट्टीदार बन चुके थे। मंजरी जी भी पति की मृत्यु के बाद इकलौती बेटे बहू के साथ रहने मुंबई आ गई थीं। वक्त के साथ आदतें भी बदल जाए ये ज़रूरी तो नहीं। सबसे अंत में टाट पट्टी बिछाकर एक साथ खाना खाने वाली बहुएं आज अलग अलग शहरों में डाइनिंग टेबल पर अकेले खा रही थीं। आज उनकी थालियों में अचार चटनी के साथ पनीर भी बराबर परोसा जा रहा था, पर अब उस पनीर की सब्जी में न तो स्वाद महसूस होता था, न उन्हें खाने की इच्छा। शायद जीभ ने भी स्वाद के साथ समझौता करना सीख लिया था। मंजरी जी का मन न जाने कैसा कैसा हो गया। बरसों की आदत यूं ही तो नहीं जाती। 3 लोगों के परिवार में 3 लोग 3 समय पर खाना खाते थे। इस उम्र में खाना पचता नहीं था। टिया उनके हिस्से का खाना डाइनिंग टेबल पर रख देती थी। मंजरी जी दिन में कई बार टिया के कमरे में झांक आती, इस उम्मीद के साथ शायद कुछ पहर वह उनके साथ बिता ले। अकेले तो सुख भी नहीं पचता, खाना भला कैसे पचता। बात किए बिना उन्हें नींद नहीं आती थी, पर उन्हें क्या पता था
शहरों के घर के कमरे ही नहीं, बल्कि उन घरों में रहने वालों के दिल भी छोटे होते हैं। टिया अपनी जगह सही थी। कम से कम उसे यह कहने की हिम्मत तो थी। वह जीवन भर अपने लिए अपना समय ढूंढती रही, पर वह समय कभी न मिला। वह तो यह बात भूल भी चुकी थी, खुद के लिए भी समय होता है। कम से कम इस पीढ़ी ने अपने लिए समय मांगना और उसके लिए लड़ना तो शुरू किया। पर एक दिन टिया अभीर से अपनी सहेली के बारे में बात कर रही थी। घर में 2 प्राणी हैं। उसके पति सुबह 9 बजे ही ऑफिस के लिए निकल जाते हैं और देर रात तक लौटते हैं। घर में रहते रहते वह बोर हो जाती है। अकेलेपन की वजह से उसे डिप्रेशन की प्रॉब्लम हो गई है। यह पीढ़ी शायद खुद भी नहीं जानती उन्हें क्या चाहिए। अकेलापन से जूझता मन डिप्रेशन का शिकार हो रहा है और इन्हें खुद के लिए मी टाइम भी चाहिए। मंजरी जी निराश होकर कमरे में चली गईं। रात करवटें बदलते बीत गई। नींद जाने कब लगी। अभीर उन्हें ढूंढता हुआ कमरे में आ गया। उसने कमरे का पर्दा खोला। सूरज की तेज रोशनी उनके चेहरे पर पड़ रही थी। आंखों पर चश्मा चढ़ा हुआ था और सीने पर किताब रखी हुई थी। शायद किताब पढ़ते पढ़ते उन्हें नींद लग गई थी। मंजरी जी का चेहरा एकदम शांत था, जैसे कोई बड़ा बोझ उनके दिल से उतर गया हो। अभीर ने आवाज दी, माँ उठो ना, सूरज सर पर चढ़ाया है और आप अभी तक सो रही हैं। मंजरी जी वैसे ही पड़ी रहीं। मंजरी जी इतनी देर तक कभी नहीं सोती थी। कहीं उनकी तबीयत तो खराब नहीं। अभीर ने उनके माथे पर हाथ रखकर उन्हें जगाने का प्रयास किया। वह वैसी ही पड़ी रहीं। शरीर एकदम ठंडा था। अभीर के चेहरे पर पसीने की बूंदें चुहचुहा गईं। उसने घबराकर टिया को आवाज दी, टिया, टिया। टिया किचन में चाय चढ़ा रही थी। अभीर की आवाज सुन वह भी घबरा गई। वह घबराकर मंजरी जी के कमरे की तरफ दौड़ी। अभीर की आंखों से आंसू बह रहे थे और मंजरी जी का निर्जीव शरीर बिस्तर पर पड़ा हुआ था। मंजरी जी इस संसार से जा चुकी थी, शायद अपने मी टाइम की तलाश में, जो उन्हें जीते जी कभी न मिला। अभी आप सुन रहे थे रंजना जायसवाल जी की लिखी कहानी मी टाइम। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कहानी आपको पसंद आई होगी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।